नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनकी पहचान के कई पहलू हैं। ये क्रिकेट के धुरंधर रहे हैं और रणजी खेल चुके हैं। ये हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही बीसीसीआई के दूसरे युवा अध्यक्ष भी बने। देशभक्ति ऐसी कि टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनने वाले पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए और संसद रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। जब वो अपने सियासी विरोधियों पर वार करते हैं तो उनकी धार जोरदार होती है। स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। तो आज के कार्यक्रम का हमने जो नाम दिया है वो दिया है सियासत का 2024। जैसे क्रिकेट का 2020 होता है, आईपीएल चल रहा है, ऐसी सियासत का 2024 है। पहले देख लेते हैं कि अनुराग ठाकुर साहब के बारे में, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है और साथ ही साथ फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 2024 चुनाव की तपिश बढ़ चुकी है और सियासत के T24 में मोदी सरकार के यंग और डायनामिक चेहरे अनुराग ठाकुर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अरे मैं तो इस महान जनता का धन्यवाद करने आया हूं जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हिमाचल के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एनर्जेटिक अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभालने तक अनुराग ठाकुर टीम मोदी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। मैडम, ये साफ पता चलता है राहुल गांधी ने देश के सामने झूठ बोला है, सदन को गुमराह किया है। देश से माफी मांगे, सदन से माफी मांगे। साल 2011 में कोलकाता से श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा निकालकर अनुराग ठाकुर यूथ के बीच काफी पॉपुलर हुए, अपना एक अलग नाम और मुकाम बनाया। भारत माता की, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। चुनावी समर के बीच आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ देखिए अमीश देवगन का जानदार और शानदार संवाद। तो एक बार फिर जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग जी, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो, आज देश में वो राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा जी, वो ये कहता है कि मोदी आएंगे तो देश में आग लगा देंगे, वो लोग, बहुत चिंता की बात है। इन्होंने 2014 में भी कहा मोदी आएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं आज 10 साल के बाद पूछता हूँ, क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया जी, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। अगर 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 12 करोड़ घरों को नल से जल मिला और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला, तो किसी में भेदभाव तो नहीं किया। हमने न तब हिंदू सिख मुसलमान को अलग रूप में देखा था, एक ही देखा था, आगे भी वही करेंगे। हमने केवल इतना किया है कि इनके समय भ्रष्टाचार शासन था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहाँ से निकालकर आज भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और मोदी जी तीसरी बार आएंगे, अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि
पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं आपको बाइट सुना देता हूं राहुल गांधी की और फिर आपका रिएक्शन लेता हूं। राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। राहुल जी को क्यों लग रहा है ये चुनाव फिक्स है? देखिए, जिन्होंने हार पहले मान ली हो, कभी ठीकरा न्यायालयों पर फोड़ते हो, कभी इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हो और कभी ईवीएम पर फोड़ते हो, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि कांग्रेस कहां कहां गलत है। आज ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये आरएसवीपी पार्टी बन गई है। आरएसवीपी, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। और इसीलिए कांग्रेस पतन की ओर आगे बढ़ रही। भारत का लोकतंत्र भारत की ताकत है। आज अगर एक ट्राइबल इलाके से आने वाली महिला अपनी काबिलियत के आधार पर पार्षद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर देश के राष्ट्रपति के पद तक आती हैं, तब भी ये महिलाओं को अपमानित करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव हो जाते हैं, डीडीसी के चुनाव होते हैं, तब इनको लोकतंत्र वहाँ दिखता नहीं है। अगर ये कहीं पे चुनाव जीत जाएं तो राहुल गांधी की जीत है, अगर हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ो। पर राहुल जी को विश्वास क्यों नहीं है? ईवीएम पर विश्वास क्यों नहीं? उनको क्यों लग रहा है कि फिक्सिंग होती है? वैसे आप सबको पता है ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस लाई थी, राजीव गांधी जी की सोच थी। अब राजीव गांधी की सोच को अगर राहुल गांधी जी ना माने तो मैं क्या करूं? एक सवाल आपने बोला कि ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उन्होंने बोला 25 गारंटियां हैं और 5 न्याय देंगे हम। गारंटी कौन दे रहा है? राहुल जी दे रहे हैं, खड़गे जी दे रहे हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे सकता हूं। राजस्थान में इन्होंने गारंटी दी, फेल हो गए। छत्तीसगढ़ में गारंटी दी, फेल हो गए, बाहर चले गए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में गारंटी दी, वहाँ सरकारें बनाई और हिमाचल प्रदेश के इनके विधायक छोड़ के चले गए। जी चलिए, ये तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन अनुराग जी अब मेरा सीधा सवाल है कि आप सरकारें जेल से चलेंगी इस देश में? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलीला मैदान पर आज से 12 साल पहले आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज वो सारे भ्रष्टाचारियों के साथ उसी रामलीला मैदान के मंच पर थे, जहां चारा घोटाले वाले भी थे, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले वाले भी थे, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले भी थे, 2G स्कैम वाले भी थे, कॉमनवेल्थ खेल स्कैम वाले भी थे। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है, जो कहते थे कि नैतिकता, आज कहीं नजर आती है नैतिकता? ये सत्ता में आए तो अराजकता फैलाई, भ्रष्टाचार किया, अब अनैतिक तरीके से अब जेल में से सरकार चलाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने मंत्री का तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया। आज इनकी स्थिति ये है कि इनका विधायक जेल में, इनका पार्षद जेल में, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका जेल मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में और इनका कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री, वो भी जेल में है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बीजेपी उनको हरा नहीं पाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। शराब का घोटाला फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ कहानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सिटिंग सीएम को जेल में डालना, इससे पहले हेमंत सोरेन के साथ हुआ ये, और अब हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों मिले भी आपस में और रामलीला मैदान में एक साथ थे सोनिया जी के साथ। मैंने तो कहा ही था भ्रष्टाचारियों का कुनबा बन रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई, सब ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाई। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह जी की, लालू जी की, फारूक अब्दुल्ला जी की, इनके स्टालिन जी की। आज उसी तर्ज पे वो अपनी धर्म पत्नी को, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को लाए थे, ये सुनीता केजरीवाल जी को राबड़ी 2.0 के अवतार में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जेल से चलाना चाहते हैं। क्या ये उचित है? ये आप तय करिए। क्या ये नैतिक है?
ये आप तय करिए। लेकिन एक बात देश ने मान ली है, अगर कोई कट्टर बेईमान है क्या अरविंद केजरीवाल और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है तो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने बेटियों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। जिन्होंने कहा था बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 2 बंगले मिला के शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए खाया। यही नहीं, सिक्योरिटी लेने के लिए मना किया था, पंजाब की भी ली, दिल्ली की भी, 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। अब सारी बातें अगर आप उनकी देखोगे, जिन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, दिल्ली वालों से पूछो भाई कितना अगर पेरिस लंदन बना है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल जिस तरह से बयान दे रही हैं, क्या इमोशनल कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी? उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीरें पूरी दिल्ली में लगा दी हैं कि जेल में बंद है एक सीएम। सबसे बड़ा अपमान उन्होंने किया है कि जो एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी, बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो। मैं दिखाता हूं वो तस्वीर, मेरे पास है। अब कल्पना कीजिए, कहां जिन लोगों ने देश के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, उसमें एक भ्रष्टाचारी की फोटो बीच में टांग दी, इससे बड़ा। और उनके परिवार ने विरोध किया है, भगत सिंह जी के परिवार ने, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये ऐसे बता रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल जी का देश के लिए हो गया। अरे कौन सी लड़ाई लड़के आए हैं? ये भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए हैं, जिनकी पार्टी ने एक के बाद दूसरा घोटाला किया है। और रमेश जी, देश में कोई किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे हमारे से हो या किसी भी राजनीतिक दल से हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है,